नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगम कालीन राजवंशों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संगम युग के समय में जो 3 संगमों का आयोजन हुआ था उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे संगम युग के समय में जो 3 राजवंश थे। पहला तो चेर राजवंश हो गया, दूसरा चोल राजवंश, तीसरा पांड्य राजवंश। इन तीनों राजवंशों ने सुदूर दक्षिण में एक ही समय में अलग अलग क्षेत्र में शासन किया था और इनके तीनों के शासनकाल को संगम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके ही शासनकाल में सुदूर दक्षिण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इन राजवंशों में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए थे, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले हम चेर राजवंश के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो जो है थोड़ा छोटा होता है, चेर राजवंश अगर जल्दी समाप्त होता है तो बाकी के जो चोल और पांड्य उनको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये ज्यादा लंबा चला जाता है तो चोल और पांड्य जो है वो अलग वीडियो में आएंगे, मतलब कि इसका दूसरा भाग भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, चेर राजवंश के बारे में। चेर राजवंश के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो प्राप्त होती है ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण, देखिए जब हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के बारे में। तो ऐसा ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। याद रखेंगे कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण। तो सर्वप्रथम जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है चेर राजवंश के विषय में। इसमें जो है ऐतरेय ब्राह्मण में चेर को चेरपादह कहा गया है। चेर को जो है यहाँ पर चेरपादह लिखा गया है, किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। याद रखिएगा। तो चेर वंश के विषय में सबसे पहली जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण से, जहां पर इसको चेरपादह कहा गया है। तो याद रखेंगे। इसके अलावा जो रामायण, महाभारत, सम्राट अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य, इन सब से भी चेर वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और सबसे प्रमुख संगम साहित्य, जो 3 संगम आयोजित हुए थे जिसमें बहुत सारे साहित्यिक रचनाओं को प्रस्तुत किया गया था, तो उन संगम साहित्यों से सर्वाधिक जानकारी मिलती है चेर राजवंश के विषय में। देखिए जितने भी संगम युग के जो राजवंश हुए हैं, चेर, चोल, पांड्य, उनके विषय में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, संगम साहित्य से। उसके बाद जो दूसरी छोटी छोटी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण से, इसके अलावा जैसे मैंने रामायण, महाभारत, अशोक के शिलालेख, कालिदास के रघुवंश, तो इनसे भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लेकिन सर्वाधिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है, संगम साहित्य। जो जितने संगम आयोजित हुए थे उनमें जो साहित्य प्रकाशित किया गया था, साहित्य प्रस्तुत किया गया था, उनमें अपने राजाओं के बारे में, अपने राजवंश के बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। उस समय की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और भी बहुत सारी चीजें पता चलती है संगम साहित्य से इन 3 राजवंशों के विषय में। तो याद रखना है इतना सब चीज। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो चेर वंश है इसका क्षेत्र कहां था। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा जो दक्षिण भारत है कुछ ऐसा है त्रिकोण सा, दक्षिण भारत ऐसा त्रिकोण सा है ना, सुदूर दक्षिण वाला भाग। तो उसमें जो अपना पूर्व वाला जो भाग है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है पश्चिम की ओर। तो इस तरफ जो पश्चिम वाला जो भाग है, जो आज का केरल है, लगभग वो पूरा का पूरा जो केरल है वो चेर राजवंश के अंतर्गत आता था। फिर भी कुछ क्षेत्रों के नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आधुनिक कोंकण का जो क्षेत्र है जो उत्तर में पड़ता है केरल के उत्तरी क्षेत्र में, तो आधुनिक कोंकण का कुछ क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र, जो ये वाला जो अरब सागर से लगा हुआ जो केरल का भाग है, समुद्र तटीय भाग, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो वो पूरा क्षेत्र किनके अधिकार में था, चेर राजवंश के अधिकार में। उसके बाद उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन, ये सब क्षेत्र जो है अपना चेर राजवंश उस पर शासन करती थी। और कुछ जो है तमिलनाडु के क्षेत्र भी इनके अधिकार में थे। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
मैंने एक चीज बताया कि चेर राजवंश के विषय में अशोक के शिलालेखों से भी जानकारी मिलती है। तो अशोक के शिलालेखों में चेर राजवंश को केरल पुत्र के नाम से उल्लेखित किया गया है। क्या कहा गया है? केरल पुत्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये केरल है तो केरल क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे, तो इस कारण से अशोक के शिलालेखों में चेरों को क्या कहा गया है? केरल पुत्र। याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि केरल पुत्र चेरों को कहां कहा गया है, तो किसने कहा है? अशोक के शिलालेखों में। याद रखेंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज, जो चेर राजवंश थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था धनुष। याद रखेंगे, धनुष। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष, इनका प्रतीक चिन्ह चेर। ये भी पूछा जाता है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो संगम युग है उसका समय पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी तक है, जबकि जो अशोक है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये काफी पुराने हैं। जैसे सम्राट अशोक है वो 272 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश के शासक बनते हैं सम्राट अशोक, तो वो काफी पहले वाली बात हो गई। तो उस समय मतलब कि ईसवी पूर्व लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भी चोल चेर पांडे ये लोग जो है दक्षिण में शासन कर रहे थे, लेकिन उस समय जो है इनकी स्थिति कैसी थी? बिल्कुल कबीलाई थी। जैसे प्रारंभिक वैदिक आर्य शुरू में कबीलों के रूप में रहते थे ना, तो वैसे ही ये लोग जो है पहले कबीलों के रूप में रहते थे। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो उस समय जो है अशोक ने इनके विषय में अपने शिलालेखों में लिखा है। आगे चल करके फिर ये लोग जो है बड़े बड़े राज्य के रूप में उभर कर आते हैं। फिर उसका जो शासन काल है वो है पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। बाकी उससे पहले भी ये लोग थे, लेकिन उस समय जो है कबीलों के रूप में रहा करते थे। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं चेर राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो संगम साहित्य है उसके अनुसार जो चेर राजवंश का जो प्रथम शासक था वो माना जाता है उदयन जेरल। उदयन जेरल जो मैंने लिखा है पहला, उदयन जेरल, इसको जो है चेर राजवंश का पहला शासक माना जाता है। किसके अनुसार? संगम साहित्य के अनुसार। इसकी उपाधि याद रखेंगे महाभोजक। महाभोजक ये उपाधि इसको क्यों दी गई थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मतलब कि जो संगम साहित्य है उसमें ऐसा लिखा गया है कि उदयन जेरल ने महाभारत युद्ध के वीरों को भोजन करवाया था। मतलब कि महाभारत के युद्ध में जिन वीरों ने भाग लिया था उनको इसने भोजन करवाया था, इस कारण से इसको महाभोजक की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन संगम साहित्य में ऐसा दिया हुआ है, तो याद रखेंगे महाभोजक, महाभारत के वीरों को इसने भोजन कराया था। उसके बाद अगला मैंने लिखा है परनार। ये जो परनार है ना, संगम कालीन प्रसिद्ध कवि था परनार, संगम कालीन कवि था परनार। तो ये जो है उदयन जेरल का समकालीन था, मतलब कि उदयन जेरल के समकालीन है परनार, जो कि संगम कालीन प्रसिद्ध कवि है। याद रखना है, पूछा जाता है। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इसने एक पाकशाला का निर्माण करवाया था, मतलब कि एक रसोई घर का निर्माण करवाया था। एक बहुत बड़े पाकशाला का निर्माण किया था, इसने करवाया था, जिसमें ये उन्मुक्त रूप से लोगों को भोजन करवाया करता था। मतलब कि फ्री में लोगों को भोजन करवाने के लिए इसने जो है बहुत बड़े रसोई घर का निर्माण करवाया था। तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद अगला शासक याद रखेंगे नेदुन जेरल। नेदुन जेरल आदन। नेदुन जेरल आदन नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करिए, क्योंकि कभी कभार ये चीजें जो है पूछा जाता है। और जो लोग यूजीसी नेट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इस टाइप की परीक्षाएं दे रहे हैं और उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। और बाकी पीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, इन सब में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में देखते हैं हम नेदुन जेरल आदन। नेदुन जेरल आदन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसने नेदुन जेरल आदन इसने जो है अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया था और उन पर विजय प्राप्त की थी।
तो अब हम नेदुनजेरल आदन के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसने जो है अपने पड़ोसी शत्रु राज्य पर आक्रमण किया और उसको परास्त किया और वहां से कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया। मैंने क्या कहा? यवन व्यापारी। देखिए उस समय जो यवन व्यापारी थे ना, वो भारत में आने लगे थे, विशेष रूप से जो दक्षिण भारत में भी जाने लगे थे यवन व्यापारी। जो हिंद यवन आक्रमणकारी आए थे ना, तो वैसे ही यवन से वहां से व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने आते थे। तो नेदुनजेरल आदन इसने जो है अपने पड़ोसी शत्रु राज्य पर आक्रमण किया और वहां से कुछ यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया और आगे चल करके उनसे बहुत सारा धन लेकर के उनको मुक्त कर दिया। इतना सब याद रखिएगा। इसके अलावा इसने जो है चोल राज्य पर भी आक्रमण किया था। चोल राज्य के ऊपर भी इसने आक्रमण किया था। इसकी उपाधि थी अधिराज। अधिराज याद रखेंगे। देखिए जो दक्षिण भारत के जो राजा थे ना, वो लोग इसी टाइप की उपाधियां धारण किया करते थे, अधिराज टाइप की उपाधि। तो जो ये नेदुनजेरल आदन है, इसकी उपाधि क्या थी? अधिराज। याद रखेंगे अगर कभी पूछा जाता है तो। इसके बारे में बस इतना ही। उसके बाद अगला शासक है पलयानसेलकेलु। पलयानसेलकेलु, इसको आप सिर्फ जो है कुट्टवन के नाम से भी याद रख सकते हैं। कुट्टवन, बस इतना ही आप याद रखिएगा, ये भी चलेगा। संगम साहित्य के अनुसार कुट्टवन ने अगप्पा दुर्ग और कोंगू प्रदेश को जीता था। अगप्पा दुर्ग और कोंगू प्रदेश को इसने जीता था। किसके अनुसार? संगम साहित्य के अनुसार। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि इसके समय में इसके राज्य में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे। मतलब कि इसने जो है अपनी सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में हाथियों को शामिल कर रखा था। देखिए जो दक्षिण भारत है ना, विशेष रूप से जो केरल है, वहां पर आज भी हाथियों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहां के जो मंदिर है वहां पर हाथियों को रखा जाता है। हाथी जो है वहां के एक प्रकार के सेवक है। हाथियों को काफी सम्मान दिया जाता है, पूजा किया जाता है, आज भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके समय में जो है इसके राज्य में हाथियों की बहुत बड़ी संख्या रहती रही। अगला शासक याद रखेंगे सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन, इसको जो है धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है। सेनगुट्टवन, इसको और क्या कहा जाता है? धर्मपरायण गुट्टवन। ये जो है इस वंश का, चेर वंश का सबसे महानतम शासक था और इसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे, लाल चेर के नाम से इसको जाना जाता था। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महानतम शासक इसको माना जाता है, सेनगुट्टवन, जिसको कि धर्मपरायण कुट्टवन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको लाल चेर भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसके समय में एक प्रसिद्ध संगमकालीन कवि हुआ करते थे जिनका नाम है पर्णर। देखिए नाम थोड़ा सा जो है काफी कठिन है, उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है। तो कवि का क्या नाम था? पर्णर। तो इस कवि ने, जो कि प्रसिद्ध संगमकालीन कवि है पर्णर, तो इसने जो है सेनगुट्टवन की बहुत अधिक प्रशंसा की है। तो याद रखना है, ये सब चीजें भी कभी कभी पूछा जाता है। इसको लाल चेर कहा जाता है और पर्णर ने इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए दक्षिण भारत में एक जो है प्रथा प्रचलित है जिसको कहा जाता है पतिनी अथवा कड़गी पूजा। पतिनी अथवा कड़गी पूजा जो कि प्राचीन समय में काफी प्रचलित रहा है। इसमें क्या होता है, इस पतिनी अथवा कड़गी पूजा में जो व्यक्ति है, जो शादीशुदा व्यक्ति होता है, वो अपनी पत्नी की पूजा करता है। उसको जो है काफी महत्व देते हुए उसकी पूजा करता है इस प्रथा में, पतिनी प्रथा में अथवा कड़गी पूजा में। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सेनगुट्टवन ने। तो इसने जो है सती कड़गी, इसकी याद में सती कड़गी की स्मृति में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, इसकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई और इस प्रथा को प्रचलित किया। क्या होता था इसमें? पति जो है अपनी पत्नी की आराधना किया करता था, उसकी पूजा किया करता था। तो याद रखेंगे ये सब चीजें, और याद रखिएगा कि सेनगुट्टवन जो है चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। सेनगुट्टवन के विषय में दूसरी चीजें याद रखिएगा कि ये जो है एक बहुत अच्छा महान योद्धा था। इसने जो है अपने पराक्रम के बल पर अपने राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा ये जो है कला और साहित्य का संरक्षक भी था। देखिए जितने भी जो शासक थे ना, संगम युग के जो भी जितने राजवंश हुए, उनके जो भी शासक हुए, चेर चोल पांड्य, तो उनके लगभग सभी शासक जो है कला और साहित्य के प्रेमी थे। लेकिन ये जो है कुछ ज्यादा ही प्रेमी था कला साहित्य का। तो इसने जो है बहुत अधिक संरक्षण दे रखा था कला और साहित्य का।
सेनगुट्टवन के पास एक सुदीर्ण नौसेना भी थी, मतलब कि इसके पास जो है अपनी नेवी भी थी जो कि काफी शक्तिशाली थी, और उस नौसेना के दम पर इसने एक मोहुर प्रदेश को जीता था। याद रखेंगे, मोहुर प्रदेश, मोहुर नामक किसी प्रदेश को जीता था अपनी नौसेना के बल पर। तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखिएगा। पेरुनजेरल, पेरुनजेरल इरमपोई, पेरुनजेरल इरमपोई, इसको जो है आप लोग खाली इरमपोई के नाम से भी याद रख सकते हैं। ये भी जो है चेर वंश का काफी प्रतापी शासक था। इसकी उपाधि याद रखेंगे, अमयवर वन। थोड़ा सा उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या होता है, हिमालय तक सीमा, हिमालय तक सीमा। देखिए, जो संगमकालीन साहित्य है ना, उसमें इरमपोई के विषय में लिखा गया है कि इसने दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में हिमालय तक के क्षेत्र को जीत लिया था। मतलब कि संगम साहित्यों में ऐसा कहा गया है कि इरमपोई ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था, और उसके बाद जो है इसने ये उपाधि धारण की थी। देखिए, ये सब चीजें जो हैं संगम साहित्य में कहा गया है। दूसरी जो भी ग्रंथ हैं, दूसरे जो उत्तर भारत में लिखे गए ग्रंथ हैं, उसमें जो है इस टाइप की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इनके विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिलता है। सिर्फ संगम साहित्य में ऐसा कहा गया है कि इसने जो है हिमालय से लेकर के सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्र को जीत लिया था। उसके बाद मैंने लिखा है अधिगयमान, अधिगयमान। ये जो अधिगयमान है ना, ये तडगुर नामक स्थान का राजा था। ये जो है अधिगयमान, ये इरमपोई का शत्रु था, और इसके विषय में आप लोगों को याद रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ये जो अधिगयमान है, इसने अपने शासन काल में दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू करवाई। तो पूछा जाएगा अगर कभी कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती किसके शासन काल में हुई थी, तो इरमपोई के शासन काल में। अगर विशेष रूप से पूछा जाता है कि किसके राज्य में हुई थी, तो अधिगयमान के राज्य तडगुर में। अधिगयमान जो कि तडगुर नामक किसी क्षेत्र पर शासन करता था, और ये जो है इरमपोई का शत्रु था। आगे चल करके इरमपोई ने अधिगयमान पर आक्रमण किया और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो सबसे पहली बार जो है दक्षिण भारत में अधिगयमान के समय में गन्ने की खेती शुरू हुई थी। तो ये सब चीजें याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा कि इरमपोई ने चोल और पांड्य राजाओं पर भी आक्रमण किया था। इसी समय जो है चोल पांड्य वो लोग भी शासन कर रहे थे, तो उनके ऊपर इरमपोई ने आक्रमण किया था। और इसने जो है इरमपोई ने चोल और पांड्य शासकों को परास्त किया था, और उनसे बहुत बड़ी संख्या में धन भी प्राप्त किया था। एक प्राचीन कालीन इतिहासकार है टॉलमी। तो टॉलमी ऐसा लिखता है कि उसने इस क्षेत्र में, मतलब कि चेरों के राज्य में बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के देखे थे। याद रखेंगे, टॉलमी के अनुसार चेर राज्य में बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के चलन में रहे। संगमकालीन बहुत सारे ग्रंथों में इरमपोई को चेर वंश का अंतिम शासक बताया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दूसरे संगम साहित्यों में एक और चेर वंशीय राजा का नाम मिलता है, जिसका नाम है सेय। सेय, इसका मतलब, इसको जो है मादरजीरल इरमपोई भी कहा जाता है। सेय को, सेय का मतलब होता है हाथी की आंख वाला, हाथी की आंख वाला। उससे पहले मैंने बताया कि जो इरमपोई है, इसको बहुत सारे जो संगम साहित्य है उसमें चेर वंश का अंतिम शासक बताया गया है। किसको? इरमपोई को। लेकिन उसके बाद भी एक सेय नाम का एक राजा का उल्लेख मिलता है। इसके समय में, सेय नामक इस राजा के समय में एक संगमकालीन प्रसिद्ध कवियत्री अवययार, इसका उल्लेख मिलता है। ये किसके समय में थी? ये कवियत्री का नाम है अवययार, जो कि सेय के समकालीन है, और इसने जो है अवययार ने सेय के विषय में बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। इसके बाद एक और चेर वंशीय शासक का नाम मिलता है, जिसका नाम है गजमुखसिय। गजमुखसिय, मैं यहां लिख देता हूं, गजमुखसिय। ये जो है एक और चेर वंशीय राजा था, गजमुखसिय। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो चेर राजवंश के विषय में इतना सब कुछ याद रखिएगा, कभी कभार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में चोल राजवंश और पांड्य राजवंश के विषय में जानेंगे। तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए